अथवा नॉन एक्सियल पोजीशन कहें, इसे नॉन एक्सियल बेहतर है, परपेंडिकुलर पोजीशन कहें, क्योंकि नॉन एक्सियल में कोई भी हो सकता है, परपेंडिकुलर लंबवत स्थिति। तो किसी भी निकाय के मध्य से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा निरक्ष कहलाती है। किसी भी निकाय के मध्य से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा निरक्ष कहलाती है। तो हम लोग इसी तरह इसे देख लें एक बार जरा। तो निरक्ष के लिए हम लोग कल्पना कर रहे हैं, यहाँ एक आवेश माइनस क्यू, मतलब वैद्युत द्विध्रुव में आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू, परिमाण बराबर, यानी वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, केंद्र ओ है, और सुविधाजनक स्थिति हम लोगों की लंबवत इस तरह भी हो सकती है, यहाँ भी इसे कर सकते हैं। यह दूरी जो है आर, यह दूरी एल है। हम लोगों ने पहले यह रखा है कि क्या क्या मालूम होना चाहिए, आवेश का परिमाण विभव जानने के लिए, और दूरी, सरल रेखीय दूरी। तो ये सरल रेखीय दूरी तो नहीं है, और इसको अब इस पॉइंट पी पर इससे इसको मिलाएंगे, ये सरल रेखीय दूरी हुई। अब सरल रेखीय दूरी अब यहाँ पर नहीं है, थीटा लग पड़ेगा, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस के थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समकोणीय त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस हमेशा ही इस रूप में लिखा जाता है। अब बी से पी की भी दूरी ऐसे ही, यह दूरी भी कितनी होगी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब टोटल विभव भी बराबर, मतलब बिंदु पी पर द्विध्रुव के कारण विभव माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। चूंकि अदिश राशि है, इसमें दिशा की बात नहीं करनी है हमें, तो माइनस क्यू के कारण विभव यहां से देखिए 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू, माइनस रख सकते हैं, माइनस क्यू अपॉन कितनी दूरी है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, फिर प्लस क्यू के कारण फिर इसी तरह लिखेंगे 1/4πε0 के, तो 4πε0 के हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 4πε0 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया क्यू, यहाँ माइनस था, माइनस क्यू के कारण था, तो क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस क्यू तो दोनों में है, तो इसको ऐसे माइनस और इसे प्लस लिख सकते हैं, और यही टर्म यहाँ क्यू अपॉन 4πε0 के हो। लेकिन ये दोनों परिमाण बराबर है प्लस माइनस चिन्हों के साथ, तो यह तो टर्म जीरो हो गए। अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया इसमें, तो भी बराबर जीरो। तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का परिमाण शून्य हुआ करता है। ये रहा, इतना आज के लिए रहने दिया जाए। मैं पहले भी जो पढ़ाना था, जो चीज़ें उनमें मैंने शुरू करते समय पढ़े बताया था शनिवार को 25 तारीख को, कि जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो उसमें अंततः आते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा पर। सिंपल हम लोग जब स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़ते थे तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन स्थितिज ऊर्जा अलग अलग स्थितियों में जो है इसकी लोकेशंस अलग अलग वैद्युत क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, या किसी अन्य किसी निकाय में ही, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए परिभाषित जब करते हैं। यहाँ भी स्थितिज ऊर्जा जब कहेंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके किसके कारण, तो दो चीजें हम लोग पढ़े। एक आवेश के कारण तीव्रता को हम लोगों ने देखा, फिर द्विध्रुव के कारण तीव्रता को हमने देखा, और उसके बाद जो चीज आती है अंततः कि अब कार्य और स्थितिज ऊर्जाएं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए परिभाषित करते समय ध्यान में एक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है
उसमें स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते समय कहेंगे कि जैसे कोई आवेश है, मान लीजिए क्यू, हम इसे ऐसे ध्यान रखें, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोपोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसा करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE, तो कार्य में एक हम समीकरण लिख गए थे वन पर, या कि कैसे कार्य को बताते हैं किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ले आने में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q0/R, जहाँ Q स्रोत आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश है। तो इस स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को Q आवेश से R दूरी तक लाने में किया गया यह कार्य, और यह जो किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, क्योंकि यही हम जानते हैं कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है कि ऊर्जा होगी तभी कार्य कर सकते हैं, और कार्य करेंगे तो एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल जाती है। तो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ले आने में जितना कार्य होता है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि दो आवेश होते Q1 और Q2, तो इसको यदि अलग से अभिन्न होता कि किसके कारण वैद्युत क्षेत्र, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र हो सकते हैं। तो दो आवेशों को एक दूसरे के करीब ले आकर एक निकाय की रचना करने में जितना कार्य होता है उसे उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यदि ये दोनों आत्मनि पर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी किया गया कार्य जो है संचित है स्थितिज ऊर्जा के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/R, ये हो जाएगा। तो दो आवेशों को एक दूसरे के करीब ले आकर एक निकाय की रचना करने में जितना कार्य होगा उसे उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि वैद्युत द्विध्रुव के लिए कहें तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को ले आने में जितना कार्य होगा उसे वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। यानी कार्य ही यहाँ स्थितिज ऊर्जा है जिस रूप में संचित है। तो इसे हम देखें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमने मान लिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र कहने का तात्पर्य ही है कि वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल रेखाएं दूसरे के समानांतर, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल रेखाएं दूसरे के समानांतर होती हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसमें एक अवकल्पना कर ले वैद्युत द्विध्रुव की कि -Q आवेश सदैव बाईं तरफ होगा क्योंकि स्रोत आवेश धनात्मक है, प्लस Q आवेश दाईं तरफ होगा, प्रतिकर्षण है धन आवेश के कारण। इनके बीच की दूरी 2L है, यह भी हम जान रहे हैं। यह -Q है, यह +Q है, और एक दूसरे से 2L दूरी से सेपरेटेड है। तो अब परिभाषा में कहा गया वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत अनंत से वैद्युत क्षेत्र में ले आने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
ऊर्जा कहलाता है। मान लें कि ये आवेश अलग अलग होते हैं तो अनंत से, कहीं अनंत से इस बिंदु बी पर ही दोनों आवेशों को लाना पड़ता, तो प्लस क्यू आवेश पर तो या प्लस क्यू आवेश यानी धनात्मक पर प्रतिकर्षण बल लगता है और इस पर ऋण आवेश है तो आकर्षण लगता। दोनों के कारण इस बिंदु तक किया गया टोटल कार्य यानी बी बिंदु तक यहाँ किया गया टोटल कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक आकर्षित हो रहा है और एक प्रतिकर्षित हो रहा है। एक को निकाय खींच रहा है, दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है और दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो आखिर कार्य इसमें होगा कितना? तो जब प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश को बाईं तरफ 2L दूरी ले जाए, यानी ये कह लें कि वैद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश को बाईं तरफ 2L दूरी ले जाने में किए गए कार्य का परिमाण वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा बराबर अब किया गया कार्य यानी अब ले तो प्लस क्यू आवेश तो यही है, माइनस क्यू आवेश को इस तरफ ले आना है तो माइनस क्यू ई बल हुआ और इनटू यह दूरी कितनी है 2L, तो ऐसे लिख लेंगे माइनस क्यू ई इंटू 2L। तो यहाँ 2QL की जगह 2QL ऐसे लिख लिए और इंटू ई किया गया कार्य यानी वैद्युत स्थिति ऊर्जा ऐसे। तो 2QL की जगह लिखेंगे P तो माइनस ई, यानी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितने के बराबर हो जाएगी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, क्योंकि इस माइनस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र जो है धन आवेश इस तरफ है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले जाया जा रहा है, इसलिए यहाँ यह चिन्ह ऋण है तो माइनस पी। तो वैद्युत द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य इतना हुआ और वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के समानांतर है। तब आप सपोज कर रहे ये वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समानांतर नहीं है, इसे घुमाना पड़ रहा है। यदि इसे घुमाना पड़ रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य किया गया कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा? तो यदि ऐसे था माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, केंद्र है O, अब इसे यदि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यदि घुमाया जाए तो इसकी पोजीशन सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पहुंचती है प्लस क्यू की और यह आवेश इस तरफ आ जाता है माइनस क्यू, यानी ये नई स्थिति जो है इसकी यहां हो जाती है। यह पोजीशन का नाम भी लिए रखें, ये भी यह केंद्र है O। अब कार्य कितना हो जाएगा? तो यह कार्य जानने के लिए पहले तो हमें जानना होगा इस पर लगने वाले बल का मान QE इस दिशा में, इस पर लगने वाले बल का मान माइनस Q इस दिशा में। तो दो बराबर और विपरीत बल कार्य कर रहे हैं, यानी बलयुग्म कार्य कर रहा है। तो जब भी बलयुग्म कार्य करता है तो कोई भी निकाय अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है और तब तक यह बल लगता है जबकि संरेखण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में न हो जाए, जब भी हम जानते हैं। तो इस कार्य का परिमाण जानने के लिए करेंगे क्या कि ये जो नई पोजीशन है B प्राइम और यहाँ यह A प्राइम, इस पर से प्रक्षेप लेंगे तो यहाँ B से C, यह एंगल थीटा है जिस एंगल पर इसे घुमाया गया है। यहाँ से O से B की दूरी L है, O से A की दूरी L है, यहाँ भी O से A प्राइम की दूरी, क्योंकि निकाय तो वही है। अब B से C तक यानी प्रक्षेप इसका हुआ इतना,
यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा यानी कोणीय विस्थापन थीटा के संगत रेखीय विस्थापन हुआ बीसी। ठीक इसी प्रकार यहां भी एडी प्रक्षेप यहां से लिया तो यह एडी, यानी कि अब हमारा टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो माइनस क्यू आर एस को एडी विस्थापित करने में किया गया कार्य, एडी विस्थापित करने में किया गया कार्य और प्लस क्यू आर एस को कितना विस्थापित किया है, बीसी विस्थापन, तो बीसी विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब एक चीज गौर करेंगे, माइनस क्यू आर एस तो बल कितना हुआ, माइनस क्यू आर एस का लगने वाला परिमाण क्यू ई है, प्लस क्यू ई पर लगने वाला बल भी वही परिमाण ही लिखे क्यू ई है। अब हमें विस्थापन एडी और बीसी जानना है, लेकिन एडी चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, आवेश के परिमाण समान है, बल भी लगने वाला समान है, इसीलिए एडी और बीसी ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम इसे लिख सकते हैं बीसी, यहां भी लिख लें, सुविधाजनक है दाहिनी तरफ, एडी को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्यू ई विस्थापित माइनस क्यू आर एस को बीसी विस्थापित करने में और प्लस क्यू आर एस को भी बीसी विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी कि दो बार जो हो गया तो 2 इंटू करने हैं, तो बल इतना और गुणे विस्थापन बीसी। तो अब बीसी को जान लें हम कितना होगा, क्या बीसी, अब बीसी बराबर क्या लिखा जा सकता है, बीसी बराबर ओ बी माइनस ओ सी। तो ओ बी बराबर तो एल है। अब ओ सी कितने के बराबर है, तो इस भुजा को हमें, लेकिन इसकी इस त्रिभुज की ओ बी प्राइम सी की इस कर्ण भुजा को हम जानते हैं कि एल है, ये आधार भुजा है, इसे हमें जानना होगा ओ सी को। तो अब आधार और कर्ण में संबंध कौन सा, कास थीटा, तो कास थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस आधार बटा कर्ण हुआ करता है, तो कास थीटा इक्वल टू बेस एक्स अपॉन हाइपोटेनियस यानी कर्ण एल, तो एक्स इक्वल टू एल कास थीटा, यानी एक्स किसको मान रहे हैं ओ सी, तो इसकी जगह लिखेंगे एल कॉस थीटा, यानी बीसी की जगह हम लिख सकेंगे विस्थापन बीसी की जगह एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहां लिखे 2 इंटू परिमाण ही लिखे सीधे, तो माइनस क्यू ई या क्यू ई जो भी लिख रहे हैं, क्यू ई इंटू बीसी की जगह एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2QL, तो 2QL की जगह P, तो P और यहाँ E है इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र चलाए और ऐसे घुमा दे या ऐसे ही लेके आए, तो हमें कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, तो इसे देख लें, टोटल कार्य W बराबर PE घुमाने में किया गया कार्य है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और W टोटल बराबर और प्लस स्थिति ऊर्जा क्षैतिज दिशा में ले आने में कितना था, तो हम लोगों ने अभी लिखा था U बराबर माइनस PE, क्योंकि माइनस P आवेश माइनस Q आवेश को 2L दूरी बाईं तरफ ले जाने में, तो प्लस यहाँ लिख लेंगे माइनस PE, तो यह टर्म हो जाएगा PE माइनस PE कॉस थीटा, और यहाँ यह टर्म है माइनस PE, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस PE कॉस थीटा। तो टोटल W बराबर वैद्युत द्विध्रुव को
घुमा के ले आने में या क्षेत्र की दिशा के समांतर ले आकर घुमाने में किया गया कार्य कितना हो गया, माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा। और यदि केवल यही था, अनंत से ले नहीं आए थे, यही घुमाना था, तो किए गए कार्य का परिमाण इतना था। परिमाण अधिकतम कब होगा, जब थीटा बराबर 0 यानी cos 0 1 यानी क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, तो W बराबर माइनस पी, और यही तो हम लोग लिखे थे माइनस पी ई, यानी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थिति ऊर्जा परिमाण लिख रखा हमने केवल यहाँ ऐसे। तो यदि एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को ले आया जाता है, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा का परिमाण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण के बराबर होगा। फिर से U बराबर पीई या W यही है ना, तो E बराबर यदि 1, तो अधिकतम कार्य W बराबर U बराबर P मैक्सिमम होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का परिमाण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण के बराबर होता है, यदि वैद्युत द्विध्रुव एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में इसे क्षेत्र की दिशा के समांतर घुमाया जाता है। एकांक तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में इसे ले आया जाता है। तो सारे टर्म लगभग खत्म, तो आज समाप्त करता हूँ इसको। तो ये चैप्टर हम लोगों का पूरा हुआ। फिर अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो न्यूमेरिकल को मैं बारी बारी से खुद बताऊंगा, और फिर कोई जिज्ञासा होगी तो पूछा जा